बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका फिज़िक्स का टीचर मुश्ताक अहमद। हम सेकेंड ईयर के अंदर चैप्टर पढ़े थे न्यूक्लियर फिज़िक्स, और न्यूक्लियर फिज़िक्स के अंदर आज हम लोगों ने अपना लास्ट आर्टिकल पढ़ना है जो हमारे रेड्यूस सिलेबस के अंदर शामिल है, ठीक है, जो कि है बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। ठीक है, हमने इस चैप्टर के अंदर जो डिस्कशन किया वो बाइंडिंग एनर्जी का किया, मैस डिफेक्ट का किया, ठीक है, न्यूक्लियंस का किया, आइसोटोप्स का किया, रेडिएक्टिविटी, मैस डिफेक्ट, हाफ लाइफ, इन सब चीज़ों को डिस्कस किया। और इन सब चीज़ों के एंड के ऊपर हम लोग इस चीज़ पर पहुँचे कि हाँ, जो न्यूक्लियस है वो अपने आप को डिस्ट्रॉय भी करता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाने की बात कर रहा होता है। न्यूक्लियस जो है बेसिकली अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना चाहता है, तो स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाने के लिए अपने आप को तोड़ता फोड़ता रहता है। अब कौन कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं जिनको नेचर के अंदर हम हर चीज़ के अंदर इम्प्लीमेंट होता हुआ देख रहे होते हैं, या जिन फोर्सेस की वजह से नेचर में हमें हर जगह पे कुछ ना कुछ दिखता है, तो बेसिकली 4 फोर्सेज हैं जो हमारी टेक्स्ट बुक में बताई गई हैं। नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, नंबर 3 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और नंबर 4 वीक न्यूक्लियर फोर्स। इनको आइए डिस्कस करते हैं और क्या कुछ है इसका, आइए देखते हैं। नंबर 1 आते हैं जी ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसका बहुत ज़्यादा डिस्कशन हमारे बुक में किया जाता है, जिसका डिस्कशन इवन दो के MCQs में, ETIA में, हर जगह पे किया जा रहा था। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है जिसको हम ये कहते हैं, बेसिकली न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स दी थी, और न्यूटन ने ये कहा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द masses and inversely proportional to the square of the distance। जब उसने इन दोनों को कंबाइन किया था तो वहाँ से आपके पास आ गया था m1 m2 बाय आर स्क्वायर, और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म किया तो यहाँ से एक कांस्टेंट आया g m1 m2 बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पे उसने उस g को डिफ़ाइन किया कि जब उसने g को डिफ़ाइन किया, g क्या है जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। कांस्टेंट, अगर जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है तो कह रहा है इसका वैल्यू, हमने कहा जी 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। अब फिर क्वेश्चन ये रेज होता है, न्यूटन से ये पूछा गया कि ये मैसेज किस किस्म के हैं, या किस किस्म के मैसेज के दरमियान में डिस्कशन होगा। तो न्यूटन ने ये बेसिकली डिस्कस किया था कि ये जो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन हेवनली बॉडीज़, ये बेसिकली हेवनली बॉडीज़ के दरमियान में होता है, हैवी ऑब्जेक्ट्स हैवी बॉडीज़ के दरमियान में होती है। क्या मतलब है हैवी? हैवी का मतलब क्या है? हैवी का मतलब है फॉर एग्जांपल सन, अर्थ, स्टार्स, इस तरह से, इस तरह के जो मैसिव ऑब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान में। क्या ह्यूमंस के दरमियान में नहीं हो सकती? बच्चों, आपके और मेरे दरमियान में ये फोर्स नहीं हो सकती। कहते फोर्स एग्जिस्ट करती है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊँ, फॉर एग्जांपल ये अर्थ है और अर्थ पे 2 लोग मौजूद हैं, ये। अब ज़रा गौर से देखो कि जो बेसिकली जिस ग्रेविटेशनल फोर्स का हम जिक्र कर रहे हैं वो एक्ट कहाँ से कर रही है? वो कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक्ट करती है सेंटर से, ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक्ट करती है सेंटर से, पर इन दो के दरमियान में जो अपनी फोर्स है वो इंतहाई वीक है एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम द अर्थ है, ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम अर्थ है वो बहुत ज़्यादा है, वेरी लार्ज है, ठीक है, किसके निस्बत? एज कंपेयर टू पर्सन्स, ठीक है, कि ये जो लोग हैं इनके दरमियान में जो फोर्सेस हैं उसके निस्बत ये बहुत कम है, ठीक है। तो इस वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स का चूँकि मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है, इसलिए ह्यूमंस को आपस में लगने वाली फोर्स का इफेक्ट बहुत कम मालूम होता है, ठीक है। कि अगर मैं ये इसकी एग्जांपल आपको देना चाहूँ कि अगर मैं ये कहता हूँ ये फोर्स एग्जिस्ट करती भी है,
अगर फोर्स एग्जिस्ट करती भी है। फॉर एग्जांपल मैं कोई एक एग्जांपल लेता हूँ, इधर देखिएगा, मैं मैथ्स ले लेता हूँ, M1 फॉर एग्जांपल ले लिया 1 kg, मैथ्स M2 ले लिया फॉर एग्जांपल थोड़ी सी ज़्यादा, चले 60 kg कर लेता हूँ, ये 50 kg कर लेता हूँ। डिस्टेंस ले लेता हूँ जी R, फॉर एग्जांपल 1 मीटर ले लेता हूँ। मैं इसको यहाँ पे पुट करता हूँ और देखता हूँ F इक्वल टू G 60 इंटू 50/1, 1 का स्क्वायर चूँकि 1 ही होगा, ठीक है। ये आ रही। अब देखिए G की वैल्यू क्या बच्चों, G का वैल्यू है 6.67 10⁻11। जब उससे 3 × 10⁻³ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ रहा है 18 10⁻8 के ऑर्डर की फोर्स आ रही। इतनी कम फोर्स आ रही है, इस वजह से बेसिकली हम इस फोर्स को कंसल्ट नहीं करते, इस वजह से बेसिकली हम इस फोर्स को कंसल्ट नहीं करते कि पर्सन टू पर्सन, ह्यूमन टू ह्यूमन जो फोर्स है वो इंतहाई वीक है, ठीक है। लेकिन जब हैवी ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, जैसे मैंने अर्थ का मैस ले लिया, वो 6 × 10⁻24 kg के ऑर्डर का है, ठीक है। जब इसी तरह से डिफरेंट स्टार्स के मैस लिए जाते हैं, प्लैनेट्स के मैस लिए जाते हैं, वो जब वो यहाँ पे पुट किए जाते हैं तो वो G की वेरी स्मॉल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होके बेसिकली फोर्स को इफेक्टिव बना देते हैं, ठीक है। तो ये पहली वो फोर्स है ये जो हमारे यूनिवर्स में, नेचर के अंदर पाई जाती है बेसिक बिल्डिंग फोर्सेज में से, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड फोर्स पर आ जाते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये क्या जी, अब जरा वर्ड से देखिए, ये 2 वर्ड की कंपोजिशन है, एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक। इसका मतलब है एक मैग्नेटिक फोर्स है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स चैप्टर 11 बच्चों, जब एक चार्ज पड़ा हुआ था तो उसकी सराउंडिंग में किसी भी चार्ज को, टेस्ट चार्ज को लेके आओ तो उसके ऊपर फोर्स अपीयर होती थी, जिसको हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कूलम्स फोर्स F = K Q1 Q2/r², ठीक है। बेसिकली हमने ये फोर्स पढ़ी थी। और इसमें देखिए चार्जेस पॉइंट चार्जेस थे, लेकिन ये जो कांस्टेंट K था इसका वैल्यू कितना था, कांस्टेंट K का वैल्यू था 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। हम अक्सर कहते हैं जी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लॉन्ग रेंज होती है, ठीक है। और ये जो है ये शॉर्ट रेंज नहीं, ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है। हाँ ये है कि पॉइंट चार्जेस के दरमियान में है तो ये बहुत लॉन्ग रेंज के ऊपर जाके इंतहाई वीक हो जाती है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये लॉन्ग रेंज फोर्स नहीं है। लॉन्ग रेंज फोर्स ये भी होती है, इसका मतलब है किसी भी जगह पे चार्ज मौजूद है तो चार्ज की वजह से जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स क्या है, मैग्नेटिक फोर्स के जहन से तुम्हारे जहन में सबसे पहले आता है जी एक मैग्नेट होगा, एक मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मेन फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से, ये इसी तरह से ये क्या आपके पास इस तरह से आ रहा है, ठीक है। जब वो कह रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स है तो फिर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किया, बेसिकली फैराडे ने, मैक्सवेल ने क्या किया था, ठीक है। इन्होंने बेसिकली जब इंड्यूस ईएमएफ का इफेक्ट दिया था, इंड्यूस करंट का इफेक्ट दिया था तो इलेक्ट्रिक की वजह से मैग्नेटिक आता था, फिर मैग्नेटिक की वजह से इलेक्ट्रिक आता था। तो बेसिकली इन दोनों फोर्सेस को यूनिफाइड कर दिया गया था, कंबाइन कर दिया गया था, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स तो बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स दोनों का कॉम्बिनेशन। अब इलेक्ट्रिक फोर्स हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोगों ने तो कहा जी इलेक्ट्रिक फोर्स का जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, वो होती है F/Q, एक चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है ये। और मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, Q/V, ठीक है, ये आपके पास आ जाता है।
सो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसको हम जिक्र कर रहे होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये सेकंड आ गया। थर्ड बच्चों हमारे पास आती है, जो हमारा केस है उसके अंदर जो थर्ड फोर्स आ रही है बेसिकली वो आपके पास आ रही है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये क्या चीज़ है यार? न्यूक्लियर मीन न्यूक्लियस की बात होगी, तो चलो जी न्यूक्लियस बनाते हैं। ये लो जी न्यूक्लियस बना दिया। जब बच्चों एक न्यूक्लियस बनाया तो न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली क्या है, कह रहा जब न्यूक्लियस की बात की जा रही है तो न्यूक्लियस के अंदर तो दो चीज़ें हैं, या प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है। इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है? बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। लेकिन न्यूक्लियॉन से भी पहले ये किसके दरमियान में? आपको पता है जब हम न्यूक्लियस का जिक्र करते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के पार्टिकल्स हैं, या प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन पे तो चार्ज ही कोई नहीं है, न्यूट्रॉन पे तो चार्ज ही कोई नहीं है, लेकिन प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन पर फोर्स लगाता है, एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन पर फोर्स लगाता है, ठीक है। और वो फोर्स कौन सी होती है? फोर्स ऑफ रिपल्शन। वो फोर्स कौन सी होती है? फोर्स ऑफ रिपल्शन। बेसिकली हम ये देखते हैं कि जब अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ एक प्रोटॉन पॉजिटिव जे, एक प्रोटॉन जे बनाऊँ, जब इनको मैंने एक न्यूक्लियस के अंदर बांध दिया, इकट्ठा कर दिया, तो इनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन तो है ही है, लेकिन फोर्स ऑफ रिपल्शन के अलावा वो फोर्स जो इनको बांध के रख रही है, ठीक है, उस फोर्स को बेसिकली हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और हम ये देखते हैं कि ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है, हमने जब रेडिएक्टिविटी पढ़ा था, मैच डिफेक्ट ये बाइंडिंग एनर्जी का आर्टिकल पढ़ा था, वहाँ पे भी इसका जिक्र किया था, ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है कि जो आपके पास लाइटर न्यूक्लियाई हैं, लाइटर न्यूक्लियाई हैं। लाइटर न्यूक्लियाई का मतलब क्या है? लेस नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, कि जिनके अंदर लेस नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, ठीक है, उनकी हम बात कर रहे हैं। जब लेस नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की बात कर रहे हैं तो उनकी जब हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली ये फोर्स है उनके दरमियान में। जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, कि जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर में इंक्रीज देखते हैं, वो ये ऑब्जर्व, हम ये ऑब्जर्व करते हैं। क्या ऑब्जर्व करते हैं जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन जो होती है वो आपके पास ग्रेटर होना शुरू हो जाती है। किससे? इस न्यूक्लियर फोर्स से, इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से। क्यों? क्योंकि जितने चार्जेस बढ़ते जाएंगे, आप ये देखते हैं कि 50-60 से पीरियोडिक टेबल में जैसे ही आप इंक्रीज होते हो तो क्या होता है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन की निस्बत ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे ही बच्चों न्यूट्रॉन प्रोटॉन की निस्बत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तब उनके दरमियान में वो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स थी, जो कि बीच में न्यूट्रॉन आना शुरू हो गए तो वो कम होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे वो कम होना शुरू हो जाती है, अब एक न्यूट्रॉन, ठीक है, चूँकि उन प्रोटॉन्स को एक दूसरे से धकेलना शुरू कर रहा है, चूँकि उनकी जगह ले रहा है, तो उनके दरमियान में जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है कम होती है। जैसे जैसे कम होती है तो रेडिएक्टिविटी, नेचुरल रेडिएक्टिविटी होती है। इसका मतलब है कि जब ये फिनोमेना आपके पास शुरू होता है तो आपके पास क्या होती है? नेचुरल रेडिएक्टिविटी, ठीक है, नेचुरल रेडिएक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसका मतलब है प्रोटॉन टू प्रोटॉन, हालांकि वो सेम चार्जेस हैं, लेकिन वो फोर्स जो उनको बांध के रख रही है वो फोर्स बेसिकली कहलाती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब लास्ट पर आ जाते हैं बच्चों, फोर्थ, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये कौन सी फोर्स है जी? वीक न्यूक्लियर। बेसिकली जब हम कह रहे हैं कि प्रोटॉन से प्रोटॉन के दरमियान में रिपल्शन है, तो रिपल्शन की वजह से क्या एक दूसरे को दूर करेंगे? नहीं करेंगे। उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को कम करेंगे? नहीं करेंगे। या आप ये कह सकते हो कि जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल के अंदर नंबर ऑफ एटॉमिक पढ़ते हैं विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर में इंक्रीज करते हैं वो वीक फोर्स होती है। क्यों? क्योंकि बेसिकली इसकी रेंज क्या होती है? 10⁻⁻17 मीटर के ऑर्डर की होती है।
जब इसकी रेंज मेरे बच्चों इतनी कम है, इट मीन्स ये एक न्यूक्लियन से दूसरे न्यूक्लियन के दरमियान में है। तो जब ये एक न्यूक्लियन से दूसरे न्यूक्लियन के दरमियान में है, तो चूँकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक चूँकि इसकी निस्बत प्रोमिनेंट होती है, तो ये फोर्स चूँकि इसकी रेंज बहुत कम है, इसलिए ये वीक न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करती है। ठीक है, सो एक न्यूक्लियस के दरमियान में इमेज डिफेक्ट से बाइंडिंग एनर्जी के दरमियान में आपकी जो कंसेप्ट आता है वो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस का। ये बच्चों बेसिकली 4 फोर्सेस हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, ये जिनको हम डिस्कस कर रहे होते हैं। ज़्यादातर हम ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को हम डिस्कस करते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर को हम लोग बहुत कम डिस्कस करते हैं। ये बेटा आपका रेड्यूस सिलेबस के मुताबिक लास्ट आर्टिकल था। नेक्स्ट करिए, अल्लाह हाफ़िज़।